नमस्कार दोस्तों, मैं अनोख भनीवाल गणित का अध्यापक आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। दोस्तों 10th क्लास का मैथ हमने शुरू किया था, जिसमें पहले चैप्टर हमने वैदिक गणित शुरू कर रखी है। वैदिक गणित में हमने पहले सूत्र एकाधिक n पूर्वेण से हमने योग, घटाव और गुणा किया। उसके बाद में एक न्यून पूर्वेण विधि से हमने घटाव करना सीखा और गुणा करना सीखा, और किन संख्याओं का गुणा हम उस विधि से हम कर सकते हैं वो भी सीखा। और अभी मैं एकाधिक n पूर्वेण से कुछ एग्जाम्पल और करवाता हूं, यानी कि जो संख्याएं भिन्न वाली होती है ना, तो उन संख्याओं का गुणा भी हम एकाधिक n पूर्वेण से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास 15 सही 5/7 और गुणा करना है 15 सही 2/7 का। यानी कि ऐसी संख्याएं, इसमें क्या है कि जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनका योग है ना, जैसे कि हमने पहले किया था जी, आधार के बराबर होना चाहिए। जैसे चरम अंकों का योग आधार के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे चरम अंक जो भिन्न वाले हैं उनका योग 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10 के बराबर होना चाहिए, या फिर 100 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि निखिलम अंक है 15, वो तो क्या है 15 है, और चरम अंक हैं उनका योग अगर 1 के बराबर आता है तो हम इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 7 लघुत्तम लेंगे तो 5 + 2 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा। तब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, वही सेम टू सेम, यानी कि निखिलम अंक गुणा में निखिलम अंक प्लस 1 करेंगे। वही सेम टू सेम निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक 1 करेंगे, और इधर वाले भाग में हम क्या करेंगे, चरम अंकों का गुणा करेंगे। 5/7 गुणा 2/7 करेंगे। अब 15 गुणा 16 कितना हो गया दोस्तों, 15 गुणा 16, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10/7 आ गया। अब 15 गुणा 16 करेंगे, यानी कि 15 + 1 लिख सकते हैं इसको, मतलब आसान करने के तरीके से बता रहा हूँ। ये तो 15 15 225 होता है, और प्लस में 15 कर देंगे, 5 और 5 10, और 2 और 1 3, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 240 आ गया दोस्तों, सॉरी 240 आ गया। 240 और इधर कितना आ गया 10/7, और इसको हम एक साथ लिख देंगे 240 सही 10/7। यानी कि भिन्न वाली संख्याओं का भी हम एकाधिक n पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए, जो भिन्न है ना वो भिन्न का योग 1 होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, या फिर 100 होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए अंक है इनके साथ में उनका वो निखिलम अंक कहलाते हैं, वो बराबर होने चाहिए, तब हम ये सूत्र लगा सकते हैं। यानी कि ये जो बायां भाग है और ये दायां भाग है, मैंने एकाधिक n पूर्वेण में अच्छी तरीके से बताया था। यानी कि इसमें निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक प्लस 1 करते हैं, और दायां भाग में क्या करते हैं, चरम अंकों का गुणा करते हैं। सीधी सी बात है, 15 गुणा 16 हो गया, और ये 10/7 आ गया। यानी कि 15 और 15 को मैं 16 को मैंने 15 + 1 लिख लिया, मतलब आसान करने के लिए। और 15 15 यानी कि 15 की स्क्वायर 225 होती है, और ये कुछ स्क्वायर का तरीका होता है दोस्तों, जिसके अंत में 5 होता है ना, तो उसका 25 लिखते हैं, और जो सेम होता है उसका 1 अधिक करके लिखते हैं। यानी कि 1 का अधिक 2 से गुणा करके लिखते हैं, तो कितना जाएगा 225 आ जाता है, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है, इनकी एक अलग क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 225 + 15 240 आ गया, और ये 10/7 यानी कि 240 सही 10/7। एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको। इसमें आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि वैदिक विधि से गुणा कीजिए। सीधा क्वेश्चन लिखा आएगा कि वैदिक विधि से गुणा कीजिए। अब आगे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसमें मान लीजिए 4.5 × में कितना है 4.5। अब ये भी एक एग्जांपल है जिससे जो एकाधिक n पूर्वेण को संतुष्ट करता है। यानी कि 0.5 और 0.5 कितना होता है दोस्तों, 0.5 और 0.5 कितना होता है 1 होता है। इसको हम 5.5 को हम 5/10 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। निखिलम अंक 4 है यहाँ पे, तो 4 गुणा में 4 + 1 और 0.5 चरम अंक है, 0.5 गुणा में 0.5 लिखेंगे। 4 गुणा 5 आ गए यहाँ पे, और 0.5 गुणा करेंगे 0.25 हो जाएगा। 4 5 20, और ये कितना हो गया 0.25, यानी कि 20.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20.25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी हम क्या है कि वैदिक विधि से गुणा कर सकते हैं। अब ये आपका हो गया। अब हम कल पढ़ रहे थे निखिलम विधि से गुणा। अब ये निखिलम विधि है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निखिलम विधि, आधार विधि, उपाधार विधि। निखिलम विधि का 2 संख्याओं का गुणा, निखिलम विधि से 3 संख्याओं का गुणा भी हम करते हैं। निखिलम विधि हम पढ़ते हैं आज। कल हमने निखिलम आधार विधि के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, आज हम कंप्लीट पढ़ते हैं निखिलम विधि। निखिलम विधि और पहला रूप है इसमें निखिलम आधार विधि। निखिलम आधार विधि से 2 संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए
12 गुणा 13 हमें करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। निखिलम विधि से उन संख्याओं का गुणा किया जाता है जो अंक आधार के नजदीक होते हैं। निखिलम आधार विधि से उन संख्याओं का गुणा किया जाता है जो 10, 100 या आधार के नजदीक होते हैं, तो उनसे हम आधार विधि से गुणा करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमें दोनों अंकों का विचलन निकालना होता है, यानी कि 12 और 13, यानी कि 12 आधार मान लीजिए यहाँ पे कितना है, आधार मान लेते हैं यहाँ पे 10, तो हम इसका विचलन किस प्रकार से निकालेंगे। 12 का विचलन यानी कि 10 से कितना विचलित हो रहा है, यानी कि अगर मतलब संख्याएं हैं वो आधार से बड़ी हैं तो विचलन हमेशा धनात्मक आएगा, अगर संख्याएं आधार से छोटी हैं तो विचलन हमेशा ऋणात्मक आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आधार से बड़ी हैं और कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है, और ये कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है। तो निखिलम आधार विधि में सेम टू सेम यही करते हैं। दो संख्याओं का गुणा करना है तो इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से इसको विचलन को लिखेंगे। उसके बाद में दो संख्याओं का गुणा करना है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 संख्याओं का गुणा करना है तो 2 पार्ट में करेंगे। अगर 3 संख्याओं का गुणा करना है तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इस पार्ट में हम लिखते हैं संख्या, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन लिखेंगे। या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये संख्या भी ले सकते हैं और इसका भी, यानी कि 13 प्लस 2 भी हम अथवा में लिख भी सकते, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि एक संख्या लेंगे और दूसरी का विचलन लेंगे। ठीक है, इसमें इस पार्ट में इतना आएगा। और यहाँ पे आता है विचलनों का गुणा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, विचलनों का गुणा लिखा जाता है। ठीक है, तो विचलनों का गुणा यहाँ पे कितना है, 2 गुणा 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13 और 2 15, या फिर 12 और 3 15 लिखेंगे। और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि अब यहाँ पे अंक कितने आने चाहिए, अंक आने चाहिए आधार में जितने शून्य हैं, बेस है ना, बेस में शून्य है ना, उतने अंक यहाँ पे आने चाहिए। बेस में कितना शून्य है, 1, तो यहाँ पे अंक 1 आएगा और सीधा इसके पीछे लगा देंगे, 156 आंसर आ जाएगा। तो ये है निखिलम आधार विधि। ठीक है, ये है निखिलम आधार विधि, आधार विधि से दो संख्याओं का गुणा करने का तरीका। एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमें गुणा करना है 102 गुणा में हमें करना है 106, यानी कि दो संख्याएं हैं, 102 गुणा में 106। 102 और 106 कौन से आधार के नजदीक है, 102 और 106 100 के नजदीक है। आधार यहाँ पे क्या होगा, बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस क्या होगा, 100 होगा। तो ये कितना विचलन दिखा रही है 102 और 106, 102 तो प्लस का 2 दिखा रही है और 106 माइनस का प्लस का 6 दिखा रही है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, 102 प्लस 6, और यहाँ पे विचलनों का गुणा 6 गुणा 2 12 लिखेंगे। ठीक है, तो 102 और 6 कितना आ गया दोस्तों, 108, और ये आगे 12, 108 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं कि दो संख्याएं जिनमें एक तो आधार से बड़ी हो और एक आधार से छोटी हो। जब दो संख्याएं जिसमें एक तो आधार से बड़ी हो और एक आधार से छोटी हो, तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमें 8 गुणा में 12 करना है, 8 गुणा में 12 करना है। इन दोनों संख्याएं आधार किसके नज़दीक हैं, आधार 10 के नज़दीक है। तब हम क्या करेंगे, 8 कितना है, 8 का विचलन कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि आधार से छोटी है। मैंने आपको अभी बताया जो संख्याएं आधार से छोटी होती हैं उनका विचलन ऋणात्मक लिया जाता है, और जो बड़ी होती हैं उनका ऋणात्मक विचलन क्या है, धनात्मक लिया जाता है दोस्तों। तो 12 का विचलन कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 भाग कर लेंगे, दो संख्याएं 2 भाग करेंगे, एक संख्या और प्लस दूसरी का विचलन 8 प्लस 2 कर सकते हैं, या फिर 12 प्लस में दूसरी का विचलन माइनस 2 कर सकते हैं। सेम आएगा दोस्तों, एक संख्या लेनी है, बाकी दूसरी का विचलन जोड़ना है इसमें। यहाँ पे विचलनों का गुणा कर देंगे, -2 गुणा में 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 2 10 हो गए, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि माइनस वाली संख्या आ गई, तब हम क्या करते हैं, माइनस वाली संख्या आती है तब हम क्या करते हैं, आगे वाला भाग है उससे एक हांसिल लेते हैं, इधर वाले भाग से क्या लेते हैं, एक हांसिल लेते हैं, और वो हांसिल आएगी, अगर इधर वाले भाग से 1 लेंगे तो वो इधर वाले भाग में जाएगी, तो आधार के बराबर जाएगी। ठीक है, आधार से गुणा होके जाएगी। ठीक है, अगर हम 1 हांसिल ले रहे हैं तो 10, अगर 2 हांसिल ले रहे हैं तो 10 गुणा 2 जाएगा इधर वाले भाग में, 3 ले रहे हैं तो 10 गुणा 3 जाएगा। यानी कि जितना हम इसको प्लस बनाने के लिए जितने की जरूरत होगी ना उसके हिसाब से ले लेंगे। अब हमें 1 हांसिल इधर ले लेंगे तो 10 हमारे पास आ जाएगा, 10 में से घटा देंगे तो हमारे पास ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की बन जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर से 1 लिया तो इधर हो गया 9, ठीक है, और इधर गया 10, तो 10 में से 4 गए
10 में से 4 घट जाएंगे और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, यानी कि 96 क्या आ गया, 12 8 96 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि निखिलम आधार विधि से ऐसी संख्याओं का भी गुणा होता है जो आधार से बड़ी है और एक दूसरी संख्या आधार से छोटी है। ऋणात्मक आता है तो हम किस प्रकार से लेते हैं हासिल, ये आपको समझ में आ गया कि इधर से जितना लेंगे वो आधार से गुणा होकर इधर जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा बड़ा करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए 98 का गुणा हम 104 से कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक संख्या है वो 100 से बड़ी है और एक क्या है 100 से छोटी है। तो 98 का विचलन कितना आएगा, -2, और 140 का विचलन कितना आएगा दोस्तों, +4 आएगा। तो यहाँ पे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन +4 लिख दिया, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 104 प्लस दूसरी का विचलन -2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विचलनों का गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, विचलनों का गुणा। अब देखते जाइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं आगे से आगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर एक भी चीज भूल गए, यानी कि यहाँ पे कितने अंक आने चाहिए वो भी याद रखेंगे, और अगर नेगेटिव चिन्ह आता है तो तब हम हासिल किस प्रकार से लेते हैं वो भी याद रखेंगे। सारी चीजें याद रखेंगे तभी हम क्या है कि एकदम सही से गुणा कर पाएंगे। अभी हम यहाँ पे कितना आ गया, 98 + 4 कितना आ गया, 102 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूनी 8 -8 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 102 और -8 आ गया। तो अभी क्या है कि -8 आया, तो ये माइनस को हम क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो इधर से लेके जाएंगे हासिल, इधर से लेके जाएंगे इधर, अब आधार के बराबर जाएगी। इधर से हासिल लेंगे 1, तो 101 इधर गया, बन गया 100, तो 100 - 8 होगा दोस्तों। ठीक है, 100 - 8 होगा, इधर से 1 जाएगा, इधर बन गया 100। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया, 101, और 100 में से 8 गए कितने आ गए हमारे पास, 92 आ गए। ठीक है, 100 में से 8 गए 92 आ गए। अब यहाँ पे आधार में शून्य कितने हैं, 2, तो अंक भी कितने आने चाहिए, 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 101 92 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से 2 संख्याओं का गुणा हम करते हैं निखिलम आधार विधि से, यानी कि जो संख्याएं आधार के नजदीक होती हैं, आसपास होती हैं, उन 2 संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि आगे इन 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं अगर सेम होंगी तो वो वर्ग में चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ग में चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्याएं चेंज होगी तो दोनों संख्याओं का गुणा होगा वो वर्ग के बराबर होगा। यानी कि जैसे कि 12 × 12, तो किसी संख्या का वर्ग भी हम निखिलम आधार विधि से कर सकते हैं। वर्ग भी मतलब मैं एक साथ ही करवा देता हूँ, इसी में आगे करेंगे, अलग वर्ग करेंगे, अलग घन करेंगे। इससे अच्छा है कि इसी यहीं से हम वर्ग कर लेते हैं। यानी कि 12 × 12 है, तो क्या बन जाएगा वही तरीका, 12 का +2 विचलन है और 12 का +2 विचलन है। अब यहाँ पे क्या है कि सूत्र में वर्ग करने का तरीका है वो निखिलम विधि से, उसमें सूत्र में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है आपको। यहाँ पे जो लिखा होता है ना नॉर्मल में विचलनों का गुणा, तो यहाँ पे लिखा होगा विचलन का सुकेर, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक संख्या प्लस विचलन लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याओं का विचलन यहाँ पे सेम है दोस्तों। विचलन सेम है, तो यहाँ पे हम लिखते थे विचलनों का गुणा, यानी कि विचलन गुणा विचलन की सुकेर होगी। तो सूत्र में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि वर्ग वाले सूत्र में क्या लिखना होता है, विचलन की सुकेर लिखना होता है, और यहाँ पे संख्या प्लस विचलन लिखना होता है, और कोई भी फर्क नहीं होता, सेम टू सेम विधि है। बस वर्ग करने में दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, इसलिए दोनों संख्याओं का विचलन सेम आता है, तो यहाँ पे विचलन का सुकेर लिखा जाता है, बस इतना ही है। एक संख्या यहाँ पे 12 है, +2 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 12 और 2 14, और 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक आधार 10 है, तो एक अंक आना चाहिए, एक अंक आ रहा है 140, 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 144 आंसर आ गया दोस्तों। तो 2 संख्याओं का वर्ग भी हम इस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम आगे देखते हैं निखिलम उपाधार विधि। ठीक है, निखिलम उपाधार विधि से 2 संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि मतलब जो संख्याएं
ना तो 10 के नज़दीक हैं ना 100 के नज़दीक हैं, वो संख्याएं बीच में बीच में, इन दोनों के बीच में स्थित हैं, उन संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं? निखिल, हम उप आधार से करते हैं, यानी कि आधार से हम उन संख्याओं तक पहुंचेंगे, पहुंचाने वाली संख्या उप आधार अंक कहलाएगी। जिस प्रकार से मान लीजिए मैं गुणा करता हूँ 72 इंटू 78 का, ठीक है, 72 इंटू 78 का। अब ये दो संख्या हैं, ये दोनों संख्याएं ना तो 10 के नज़दीक पड़ रही है और ना ही 100 के नज़दीक पड़ रही है। तब हमें इन संख्याओं को, जो हमारे पास आधार था 10, आधार था 10, उस आधार को इन संख्याओं तक के नज़दीक पहुंचाने के लिए कोई संख्या एक अंक से गुणा करना पड़ता है, एक अंक से गुणा करना पड़ता है, और वो अंक क्या कहलाता है? उपाधार अंक कहलाता है। वो अंक क्या कहलाता है? उपाधार अंक कहलाता है। और वो किसके नज़दीक पहुंचा देता है? उन दोनों संख्याओं के नज़दीक पहुंचा देता है, फिर हमारे पास गुणा करना आसान होता है। तो 72 है, वो 70 से कितना अधिक है? +2 विचलन दिखा रहा है। 78 कितना विचलन दिखा रहा है? +8 दिखा रहा है, ठीक है। अब सेम टू सेम वही तरीका होगा, बस उपाधार विधि में दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो एक चीज़ थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे ना उपाधार अंक का गुणा आपको करना पड़ेगा इस भाग में, यानी कि एक संख्या पहले थी, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, इतना सूत्र तो पहले था, परंतु उपाधार विधि में क्या है कि उपाधार अंक से यहाँ पे गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम टू सेम वही आएगा, विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। उपाधार अंक हमारे पास 7 है, ठीक है, और गुणा करेंगे 72 प्लस 8, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या विचलन, और यहाँ पे विचलनों का गुणा 2 गुणा 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 गुणा 72 प्लस 8 कितने हो गए? 80, और यहाँ पे कितना है आगे? 8 दूनी 16, ठीक है। अब गुणा कर देंगे 0 8 7 56, और यहाँ पे आ गया 16। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आधार कितना है दोस्तों? यहाँ पे आधार है 10 है। अब वही बात है, आधार 10 है तो यहाँ पे कितने शून्य है? एक शून्य है, तो इस भाग में सिर्फ एक ही शून्य आना चाहिए, इस भाग में सिर्फ एक ही अंक आना चाहिए। बाकी अगर 2 आ रहे हैं तो उनको आगे भेजना पड़ेगा, 2 आ रहे हैं तो आगे भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 को आगे भेजेंगे तो ये कितना हो गया? 561, और ये बचा 6, ठीक है। तब हमारे पास आंसर आएगा 561 6, यानी कि 56 16 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 56 16। अब यहाँ पे याद आपको रखना है कि कितने अंक इस भाग में रखने हैं, वो अगर आपको याद है तभी आप ये कर पाओगे। यानी कि एकाधिकैन पूर्वेण में क्या था कि आधार के डबल अंक रखने होते थे एकाधिकैन पूर्वेण में, परंतु निखिलम में जितने आधार में अंक हैं उतने ही रखने होते हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो कम करना होता है, अगर कम आ रहे हैं तो क्या करेंगे? 0 लगा के ज़्यादा करना होता है। तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 1 आना चाहिए, तो 1 को आगे टिपा देंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 56 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम करते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमें गुणा करना है 306 गुणा 304 का गुणा हमें करना है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से यहाँ पे आधार 100 लेंगे और उपाधार अंक क्या लेंगे? उपाधार अंक हमारे पास है 3 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 300 के नज़दीक है तो उपाधार अंक इनको नज़दीक पहुंचाएगा। तो वही सेम टू सेम कंडीशन करेंगे। विचलन 6 दिखा रहा है, 304 विचलन कितना दिखा रहा है? +4 दिखा रहा है। वही सेम टू सेम काम करेंगे। उपाधार अंक हमारे पास 3 है, 3 का गुणा करेंगे, एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या का विचलन जोड़ देंगे, यहाँ पे विचलनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया? 3 गुणा में 306 और 4 कितना हो गया? 310 हो गए दोस्तों। ये हो गया 600, 6 गुणा 4 24, यानी कि ये कितना आ गया? 0 3 3 3 9, और ये हो गया 24। अब आधार में कितने शून्य? 2 शून्य हैं। आधार में कितने शून्य हैं? 2, तो अंक कितने आने चाहिए? 2, तो आ रहे हैं 2, तो सीधा आंसर लिख देंगे 3 930 24 उत्तर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 306 गुणा 304 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 930 24, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है कि उपाधार अंक वो होता है जो उस संख्या तक हमें पहुंचा दे। यानी कि 100 है तो 100 को 300 तक पहुंचना है, हमारे पास पहुंचना है, तो पहुंचाएगा कौन है? 3 पहुंचा देगा, यानी कि 100 गुणा 3 300 होता है, तो उपाधार अंक आ जाएगा हमारे पास 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। निखिलम आधार विधि, निखिलम उपाधार विधि हमने पढ़ ली अभी, ठीक है। अभी हम देखते हैं 3 संख्याओं का गुणा। निखिलम विधि से 3 संख्याओं का गुणा,
निखिलम विधि से तीन संख्याओं का गुणा, निखिलम विधि से तीन संख्याओं का, निखिलम विधि से तीन संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि अभी तक हम दो संख्याओं का कर रहे थे। मान लीजिए तीन संख्याएं 12 गुणा 13 गुणा 14 करना है, 12 गुणा 13 गुणा 14 करना है। सेम टू सेम ये तीनों संख्याएं किसके नजदीक आ रही हैं, आधार यहाँ पे क्या है 10 है, आधार यहाँ पे क्या है 10, तो तीनों का विचलन कितना जाएगा 12 13 14 और आधार +2 +3 और +4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो तीनों संख्याओं को लिख लिया, तीनों का हमने क्या कर लिया विचलन लिख लिया। अब तीन संख्याओं का गुणा करना है तो कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा दोस्तों। ठीक है, तीन संख्याओं का गुणा करना है तो तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक संख्या, ठीक है सूत्र वही लगेगा, एक संख्या प्लस बाकी दो संख्याओं के विचलनों का योग, बाकी दो संख्याओं का विचलन 3 है और प्लस में 4 है। क्या क्या सूत्र लगा, एक संख्या प्लस बाकी के विचलनों का योग। ठीक है, 12 एक संख्या होगी, बाकी के विचलन 3 और 4 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि तीन विचलन है तो तीनों का पहले आपस में अलग अलग गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि पहले 2 गुणा 3 लिखा जाएगा प्लस में, फिर 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4, यानी कि पहले दूसरे का गुणा, 1 नंबर 2 नंबर विचलन का गुणा प्लस में बीच वाले पार्ट में क्या लिखा जाएगा मध्य भाग में 3 गुणा 4, यानी कि दूसरे तीसरे का गुणा और पहले और तीसरे का गुणा करके हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे आएगा टोटल तीनों का विचलनों का गुणा। यहाँ पे वही सेम टू सेम तीसरे पार्ट में आएगा विचलनों का गुणा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो विचलनों का गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 7 कितने हो गए 19 और ये कितने हो गए 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 आ गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 3 दूनी 6 चौके 24। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। 12 और 6 18, 18 और 8 26 हो गया और ये हो गया 24। अब यहाँ पे वापस वही चीज़ करनी है, इतना हमने कर लिया। सूत्र हमने मतलब अगर तीन संख्याओं का निखिलम विधि से गुणा अगर हम कर रहे हैं तो 3 पार्ट करने होंगे, पहला भाग, मध्य भाग और मतलब थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में हम लिखेंगे एक संख्या और बाकी दोनों विचलनों का योग, यानी कि एक संख्या 12 है, बाकी दोनों संख्याओं के विचलनों का योग लिख लिया। बीच वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, बीच वाले पार्ट में हम लिखेंगे तीनों विचलनों का इंडिविजुअल गुणा करेंगे एक दूसरे के साथ में और बाकी तीनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा विचलनों का गुणा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 4 लिखा जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे अंक आ रहे हैं 2 अंक आ रहे हैं 2 आने कितने चाहिए, आधार में शून्य कितना है एक ही, तो 2 थोड़ी आएंगे, 2 नहीं आएंगे तो जो बचा हुआ है उसको आगे जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26 और 2 28 हो गया, 28 में भी 2 आ गए तो 2 इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 19 और 2 कितने हो गए दोस्तों 21, यानी कि इन तीनों संख्याओं का गुणा क्या आ गया 21 84 आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हमने निखिलम विधि से 2 संख्याओं का गुणा, निखिलम आधार विधि से 2 संख्याओं का गुणा और निखिलम उपाधार विधि से 2 संख्याओं का गुणा और निखिलम आधार विधि से 3 संख्याओं का गुणा अभी हमने आज किया। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। बस फर्क ये है कि ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल अलग अलग विधि का अलग अलग तरीका है, उनका पूरा पैटर्न है। अगर थोड़ा सा भी अगर हम पैटर्न से चूक जाते हैं तो विधि गुणा है ना वो गलत प्राप्त होता है हमें। यानी कि अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि कितने अंक यहाँ पे रखने हैं, अगर ये हमें ध्यान नहीं है कौन सी विधि में कितने अंक रखने हैं, एकाधिकन पूर्वायन में डबल रखने होते हैं, इसमें सेम टू सेम रखने होते हैं, यानी कि जितने शून्य होते हैं उतने रखने होते हैं। तो अगर कम पढ़ रहे हैं तो हमें 0 लगा के बढ़ाना पड़ता है, अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आगे वाले में जोड़ना पड़ता है। तो ये सारी विधियां हैं, इन सभी विधियों में हमें बस कन्फ्यूजन इतना ही सही होता है बच्चों को कि कौन से में कितने अंक रखने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2 रख देंगे तो आंसर क्या है, सीधी सी बात है 2 अंक रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कितना बड़ा आ जाएगा देख लो दोस्तों 19 26 24 आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा गलत होगा, सीधी सी बात है। तो इन चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितने अंक आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अंक 1 आता तो हमें 0, अगर अंक यहाँ पे 3 आते तो 2 आगे जोड़ने पड़ते इस प्रकार से। तो आगे इतना आपको समझ आ गया। तो चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है
ठीक है, आशा करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, बिल्कुल बेसिक से काम करवा रहा हूँ। आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, इतने तक मैं आपको सारा का सारा सिलेबस करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।